डिस्क्रिप्शन सही है। ड्रॉबैक कोड ये है, ड्रॉबैक रेट 5.3% ड्रॉबैक है, इंसेंटिव। अगर मैं माल बेचता हूं 100 रुपए का तो 5.5 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी मुझे एक्सपोर्ट करने के बाद। 5.5 रुपए 100 रुपीज के ऊपर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इसलिए देगी कि जो आपने शनाइल दरी बनाई है उसको डाई भी किया होगा, ब्लीच किया होगा, उसमें केमिकल लगे होंगे, केमिकल इंपोर्ट हुए होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी चार्ज की होगी, है ना। वो रिम्बर्स कर रहे हैं आपके 5.3% रिफंड कर रहे हैं आपको, क्योंकि ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एक केमिकल को ढूंढना, इसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है ना। और आप एक अगर ब्लीच करने के लिए बाहर से इंपोर्ट तो करोगे नहीं आप, तो जिसने इंपोर्ट किया होगा पहले से खरीदा होगा, राइट। अगर इंपोर्ट नहीं किया होगा तो जीएसटी दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कोई टैक्स वैक्स दिया होगा ना, वो आपको वापस कर रहे हैं। मैक्सिमम ड्रॉबैक 25% बाइसिकल्स पार्ट्स, शर्ट के ऊपर 15%, इंडियन कॉटन शर्ट पे 15%, जिसके अंदर जितना ज्यादा माल डला होता है इंपोर्टेड। हाँ हाँ, इसके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल होती है, उसके बेस पे निकालते हैं ये डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सर ये ड्रॉबैक रेट भी कम मिल जाता है मतलब बैंक में। आपने माल बेचा, आपका बैंक में पेमेंट आ गया, बैंक आपको ईबीआरसी दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट। उसके साथ इनवॉइस लगाओ और जो शिपिंग बिल आपने फाइल किया था कस्टम डिपार्टमेंट में वो कॉपी लगाओ और डीजीएफटी की वेबसाइट पे देखो कहाँ डालना है, वहाँ डाल दो, आपकी पेमेंट 1 महीने के अंदर आ जाएगी, जल्दी भी आ सकती है। आईसी कोड नंबर डालना पड़ेगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर डालना पड़ेगा। हाँ, सेल कंप्लीट होने के बाद शिपिंग बिल की कस्टम वो तो इमीडिएटली मिल जाएगी आपको, कस्टम कॉपी। 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको बस, शिपिंग बिल की कॉपी इलेक्ट्रॉनिक होती है जो, उसको प्रिंट करना है बस आपने, और ईबीआरसी इलेक्ट्रॉनिक, वो भी ऑनलाइन है बैंक का ईबीआरसी। बीआरसी का मतलब बैंक रेमिटेंस सर्टिफिकेट, यानी पैसा आ गया है। भाई इंसेंटिव तो तब मिलेगा ना जब पैसा आ चुका होगा, राइट। और इनवॉइस की कॉपी लगानी है, कमर्शियल इनवॉइस है इजीली। और नहीं आएगा तो आप कंप्लेंट कर दोगे, उसकी नौकरी चली जाएगी डीजीएफटी का जो बंदा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी स्ट्रिक्ट है। एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो करना पड़ेगा ना, तो इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। कुछ नहीं होता, कुछ कोई जरूरत ही नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। और देखो थोड़ा बहुत तो कहीं बड़ा अमाउंट हो, करोड़ों में अरबों में, राइट। वो भी होता है जैसे इंपोर्ट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, हाँ हाँ, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट किए, उसको यूज किया, हाँ, जैसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आप जितना भी है ना 100 रुपए का आइटम है ना, आप 60 रुपए तक का माल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो, और आपके पास क्षमता है इंपोर्ट करने की। भाई आपके पास इतनी रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए ना। ये भी एक्चुअली उसी का ही पार्ट है। हाँ। कंट्रीज होने चाहिए जिसमें हमने एक्सपोर्ट किया था। नहीं कहीं से भी करो आप, 100 रुपए का, फिर आपको 100 रुपए का एक्सपोर्ट करके भी दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने इंपोर्ट तो कर लिया ड्यूटी फ्री। 40% वैल्यू एडिशन जरूरी है। उसमें वो भी है जो होता है कि एक होता है जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, या नॉर्मल फैक्ट्री के लिए भी चलता है। ऐसा 100% वाले में आपको थोड़ा इजी हो जाता है, बस ये है। 100% के अंदर आपके कागज पेपर वर्क कम होता है, जो नॉर्मल होता है उसमें पेपर वर्क ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखेगी कहीं हेराफेरी तो नहीं हो रही। हाँ, कहीं और यूज तो नहीं कर रहा बंदा। मतलब जो जितने का आपने इंपोर्ट किया वो आपको शो करना पड़ेगा, वो शो करना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, आपका सीए कर देगा वो काम। पर एज पर पॉलिसी आप 60 रुपए का माल इंपोर्ट कर सकते हो ड्यूटी फ्री। 40% की कंडीशन है। कुछ जोन के अंदर ये कंडीशन और कम भी होती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 10% पे भी हो जाता है, 90% माल इंपोर्ट कर लो। नहीं अभी उसमें जैसे एक केस है, जैसे जो होता है ना सेकेंड हैंड गारमेंट्स, इंडिया में जैसे आपने कनाडा से अमेरिका से सेकेंड हैंड गारमेंट मंगाए, आपने उसको इंडिया मार्केट में नहीं दिया, आपने उसको अलग किया। वहाँ से तो जैसे आपकी गाठियाँ है, आपने जो है तौलिए अलग कर दिए, पैंट अलग कर दी, शर्ट अलग कर दी, उसको अलग किया और उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया, क्लब कर दिया कई चीजों को। नहीं अलग उसको कैटेगरी वाइज उसको सॉर्टिंग, हाँ हाँ, एज अ सॉर्टिंग यूनिट बनी, अब आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, उसमें आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन जो है ना, आपको उस कंट्री का लगाना पड़ेगा। 90% है ना, क्योंकि जहां से माल इंपोर्ट किया सर्टिफिकेट ओरिजिन उसी का लगेगा, आपका इंडिया का नहीं लगेगा।
यहाँ तो आप सिर्फ वैल्यू एडिशन ही कर रहे 10% कर रहे हो ना, उसका आपको कॉस्ट उसका सर्टिफिकेट ओरिजिन की कंडीशन ये है 40% वैल्यू एडिशन जरूरी है, तब आपको इंडिया का मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बायर को तो सर्टिफिकेट ओरिजिन से मतलब है ना, चाहे वो फॉरेन कंट्री का हो चाहे आपका हो, क्या फर्क पड़ रहा है आपको। नहीं, पर जो आप SEZ में माल बना रहे हो आप लोकल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं कर सकते। कुछ लिमिट है, वेस्टेज जो खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है 5% या लिमिट है। ड्यूटी पे करो और बाहर निकालो। हाँ, या ड्यूटी पे करो और बाहर निकाल दो, वो कर सकते हो आप। जैसे उसके ऊपर 18% ड्यूटी है, ड्यूटी पे करनी 22% ड्यूटी है, पड़ेगी। उसका हाँ, हाँ, प्लस GST दो, हाँ, फिर आप उसको बाहर निकालो। लेकिन उसकी लिमिट होती है। लिमिट है 5% तो आप वैसे ही कर सकते हो आप, कोई ड्यूटी व्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, 5% तो वैसे ही अलाउड है। जो 5% ऑफ द प्रोडक्शन जो है हाँ, ऑफ द प्रोडक्शन एज ए वेस्टेज या कुछ भी करके, हाँ वो पॉलिसी में है, जितना भी है मतलब आपके आइटम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर आइटम में कितनी वेस्टेज होती है उस हिसाब से, पर 5% के करीब आप बेच सकते हो इंडियन मार्केट में, पर उस पर भी शायद कुछ नॉमिनल ड्यूटी लगाते हैं। नहीं, आपके वो कैप होता है ना कि भी आपको 80% या 70% एक्सपोर्ट ही करना है, नहीं तो फिर आपको SEZ की हाँ, वैल्यू होता है। वैल्यू खत्म हो जाएगी। SEZ तो बनाया इसीलिए इसीलिए हाँ, इसीलिए तो उसमें एक कैप है कि 10-20% से ऊपर आपके कुछ हर एक प्रोडक्ट की लिमिट्स है कि आप उससे ज़्यादा नहीं वो कर सकते। और कस्टम आपकी वहीं बैठी है, कस्टम वही बैठी है तो वहीं पे ही आपको बता देगा, वो कोई भी पंगा है उसके साथ थोड़ा यारी दोस्ती होगा, वही बता देगा आपको सारा कुछ, बॉन्डेड एरिया में पूरा बॉन्डेड एरिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैंने देखा है SEZ में लोग बड़े खुश होते हैं, मैं कई बार गया हूँ ट्रेनिंग वेनिंग देने, बड़े खुश होते हैं वो। ट्रबल फ्री क्या मतलब, उनको तरीके समझ में आ गए, उनको इनकम ज़्यादा नज़र आ रही है, जो भी कुछ है जो भी है, सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, 5% की जगह बट 10% निकाल देते हैं। बट SEZ के बेनिफिट तो हैं, ये तो उनकी शक्लों से दिखता है। तो वहाँ तो सारे के सारे लोग एक्सपोर्ट के काम करते हैं, तो वहाँ तो टॉप से लेकर नीचे वाला भी। तो जनरली मैंने जब बात करता हूँ ना उनसे, मेरा ब्रदर इन पोलैंड जो है, इसमें दिंडोरामा का ग्रुप है, तो ये ना अपना पेट बॉटल्स जो आता है इसका रॉ मटेरियल बनाते हैं, कोक पेप्सी और इनको सबको देते हैं। हाँ, उसकी वो छोटे छोटे, तो उनका वर्ल्ड में 112 प्लांट है, 112 की तो वो बता रहा था, कहता कि बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म है, आपका अगर चिमनी से धुआं निकलता दिख जाए ना, हाँ इमीडिएटली आ गया तो फैक्ट्री बंद कर दो। हाँ, वो तो खैर जो भी है वो तो रूल्स, उस चीज का एडवांटेज फिर ये SEZ में जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं में, हाँ EU में तो जो कॉमन मिशंस और उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो कुछ भी नहीं है अभी तक। वहाँ तो ये है कहता कि अगर होटल के अंदर आपने जो पेंट किया है ना, वो भी अगर फूड ग्रेड पेंट नहीं है तो होटल बंद कर देते हैं। हाँ, वो इस तरह की वहाँ तो होटल खोलना बहुत बड़ी आफत है जी। यूरोप में 2 साल तो परमिशन लेने में लग जाते हैं वहाँ पे, होटल खोलना आसान नहीं है जी। मेरे कजिन ने खोला है वहाँ पे, उसके पिताजी तो बेचारे इतने परेशान हो गए, वो इंडिया में आ गए, बोले मेरे को नहीं जाना वापस, वो बेटे को आज छोड़ के आ गए, बेटा तू ही चला, मेरे बस के नहीं है। कहता है यहाँ तो महीने के अंदर मैं खड़ा कर देता होटल, और वहाँ तू 2 साल से लगा हुआ, अब जाके खोल, अब ये इनॉग्रेशन करा है उसने। हाँ, आपको 4 साल लग जाएंगे, वहाँ तो फिर 2 साल तक लगेंगे। वो बात हो जाती है, वो बाकी अगर फूड बनाना है 30 साल प्लस, तो जितनी आपको सर्टिफिकेशन देनी है वो इजी है। नहीं, वहाँ पे सरदार जी पहुँचे, मैं ढाबा खोल के परोठे बनाते हैं। तो ये तो हो गई ड्रॉबैक। अच्छा, ये ड्रॉबैक की कैप भी है कि पर SKU आपको मैक्सिमम जो है ना 44 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जो भी लोअर होगा 5.3%। और 40 SKU मतलब एक अगर आप कारपेट तो एक ही होगा ना, जूते तो 2 थे, कई बार पर डजन का रेट भी होता है, कई चीज़ों का ना, तो पर SKU पर यूनिट। इसके बाद अब देखिए ये इंटरेस्ट सबवेंशन बताता हूँ अभी आपको कितना है। प्री शिपमेंट क्रेडिट LC के अगेंस्ट 80% दे सकते हो आप। 1 करोड़ की LC खुली, 80 लाख रुपए बैंक से ले सकते हो, उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, उसका इंटरेस्ट का रेट होगा 5% MSME के लिए। और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसका रेट होगा 3% बैंक से, और बैंक को जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट देगी। इंटरेस्ट में जो लॉस होगा ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। मर्चेंट मतलब कि आप माल लेके बेच रहे हो किसी से, और ये वो लोग हैं, इसका रीजन बताऊं क्या है,
मर्चेंट को कम शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए होगा, और जो मैन्युफैक्चरर है वो तो माल बना रहा है, उसका महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, और फिर उसका ये पता नहीं कंफर्म नहीं है ना कि वो एक्सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर का तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है कि एक्सपोर्टर है, इसलिए इसका रेट कम है। अगर वो बैंक के पास जाएगी तो उसको 12-13% पे मिलेगा लोन, वो कोलेट्रल भी देनी पड़ेगी। इस वाली स्कीम में क्या होगा, कोलेट्रल कोई देनी नहीं, एलसी आपकी आई हुई है, आपके नाम से एलसी आई है, एक कंपनी एमएसएमई कंपनी है, उसका पहले का रिकॉर्ड नहीं है एक्सपोर्ट का, तो बैंक दे देगा, तब भी देगा एलसी के अगेंस्ट, एलसी दिखानी है, ठीक है। और 80% मैक्सिमम, जितना मर्जी ले लो आप। उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा उसका रेट होगा 5%, जो नॉर्मल रेट होता है 12-13%, उसके बजाय 5% होगा। बाकी जो डिफरेंस होगा ना वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को देगी। बैंक, हर बैंक को ये स्कीम होती है, बैंक को करना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली बैंक से, आरबीआई से हो जाता है उनका। एक्सपोर्ट के लिए ये इंसेंटिव है, ठीक है ना। अगर कोई ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस है जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं, ट्रेडर है, ये ट्रेडर है, उसके लिए रेट है 3%। अगर एलसी उसके नाम आई है, अगर एलसी उसके नाम से, क्योंकि उसको माल खरीदना है मार्केट से, है ना। अच्छा, उसका एक और पॉइंट भी है इसमें, एक रीजन और भी है कम होने का। भाई जनरली वो क्या करेगा, वो तो खरीद रहा है माल, तो उसका तो काफी सारा पैसा देना पड़ेगा, एडवांस कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। जो फैक्ट्री वाला है उसके तो और 50 खर्चे हैं, और अलग अलग तरीके से है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग टाइप की है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग टाइप की है। तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही ये बात रखी गई है कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसके लिए रेट रखा है 3%। अब वो आइटम पे भी डिपेंड करता है। अब इस वाले आइटम पे ये है पोजीशन, किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एमएसएमई के रेट कम हो और मर्चेंट के ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है, पर ये आपको यहां मालूम पड़ जाता है। आपको अपना आईटीसी कोड पता है अगर, तो ये सारी हर जगह ये कोड ही चलेगा। आपके आइटम का कोड का मतलब है, बैंक वाला भी कोड ही लेगा आपसे ही, उसके बेस पे ही आपको मिलेगा। और इंटरनेशनल कोड है, एलसी में भी होता है ये कोड, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, और एक होती है SCIS। अगर आपका सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर भी होता है और इस पर भी होता है। अब ये क्या होता है, इस पर रेट है 5%। अब ये 5% का मतलब क्या है, ये आपको 5% का आपको क्रेडिट नोट मिल गया, MEIS के स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। 100 रुपए का सामान बेचा, 5 रुपए का ही मिल गया। तो ये कोई भी दुनिया में, इंडिया में जो भी कोई इंपोर्ट हो रहा है, तो कस्टम डिपार्टमेंट इसको एज ए कैश मानेगा। आप मार्केट में बेच सकते हो इसको, स्क्रिप्ट को, ठीक है। इट्स लाइक ट्रैवलर चेक, राइट। आप कोई भी बंदा जो इंपोर्टर है उसको कस्टम में ड्यूटी देनी है, और ड्यूटी देने के बजाय ये दे देगा वो। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, ना तो कैश देना पड़ा, जब इंपोर्टर में जो इंडिया गवर्नमेंट को मिलता वो नहीं मिल रहा, बस वही है ना। वो इसलिए नहीं मिल रहा कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई एक तो इंसेंटिव है आपका, और फिर WTO को भी सेटिस्फाई करना है। WTO ये ना बोले जी सब्सिडी दे रहे हो आप, है ना। तो सेटिस्फाई करने के लिए जी हम तो इंपोर्ट ईजी कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो माल एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम। तो ऐसे करके उन्होंने WTO को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये स्कीम होती है, हर आइटम पे MEIS और SCIS के रेट होते हैं, जो जनरली 2 से लेके 5% होते हैं। 5 हाईएस्ट है, इससे ऊपर नहीं होता, क्योंकि उससे ऊपर होगा तो फिर WTO पीछे पड़ जाएगा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप सब्सिडी दे रहे हो। इसका तो एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने कि भाई क्यों दे रहे हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कहती है जी भूल चूक लेनी देनी। अगर मैंने आपने कोई एक्सपोर्ट के लिए माल बनाया है, जाने अनजाने में कोई ड्यूटी ली है, तो मैं वापस कर रहा हूं आपको। बेसिकली ये है मतलब, एक तो ड्रॉबैक दे दी, एक ये दे दी, है ना आपको। मतलब कि ये मान लिया कि यार 5% तो कम से कम बंदा इंपोर्ट कुछ तो करेगा ही, मशीनरी है, कुछ भी है, मशीनरी है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। को वहां पे चाय की पत्ती यूज करना हो सकता है, वही इंपोर्ट हुई हो। चाय की पत्ती नहीं होगी तो पेट्रोल यूज किया होगा, पेट्रोल तो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है, उसके वर्कर्स ने पेट्रोल भी तो चलाया होगा, डीजल फूका होगा कहीं, वो भी तो चली होगी, जनरेटर भी चला होगा। तो इसलिए WTO कहता है वह सही है, तो चलता है, कोई बात नहीं, 5% में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो वो होती है
प्रोसेस इसको कैसे मिलता है? कुछ नहीं है, वही सेम प्रोसेस है, DGFT, वही 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपने, जो बताया मैंने आपको। हाँ, नहीं सर्टिफाइड कुछ नहीं, आपने कस्टम की सर्टिफाइड इनवॉइस है, शिपिंग बिल है और आपका वो है EBRC, बस इसके बेस पे आपको मिल जाएगा। इनमें कोई लफड़ा नहीं है, इनमें आगे पीछे हो सकता है, एक हफ्ता लेट हो गया, एक हफ्ता पहले मिल गया, ये तो होता है क्योंकि गवर्नमेंट के फंड्स है ना, कई बार आगे पीछे हो जाते हैं जनरली। ये तो है ही, अगर चेक मतलब इसको हम वो कैश तो कर नहीं सकते, हाँ, हाँ। किसी को आगे वो या तो खुद के लिए यूज करेंगे। और आपको अगर कभी दिक्कत आए तो जो आपकी EPC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, EPC, वो बड़ी पावरफुल होती है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। आप बोलो जी हम मेंबर हैं, हम आपको मेंबरशिप फीस देते हैं, हमारी प्रॉब्लम आ गई है, वो आपसे सोल्व करेंगे, उनका काम है यही। ग्रीवेंस सेल की नहीं, आप सीधा बोलो जी ऐसे मेरा फंस गया ये, वो वहाँ का डायरेक्टर सीधा फोन करेगा या कुछ भी मेल डालेगा। इसकी कोई ड्यूरेशन भी होती है कि इतने टाइम के? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो आप साइड पे जाओगे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है कि ये पेमेंट कितने देर में, अगर रिलीज नहीं होती तो क्या करना है आपको, सब लिखा हुआ है। हाँ, सब ऑनलाइन है। हाँ, नहीं एक्सपायरी तो ये तो लिमिट तो होगी ना, 2 साल या 6 महीने जितनी भी होगी वो सारा लिखा हुआ है उसमें, पर सब ऑनलाइन है, आपको कहीं भागना नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम। इंडिया में एक अच्छी बात क्या है, हर चीज EDI पे है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, कस्टम डिपार्टमेंट, बैंक, ये सारे इंसेंटिव्स सब EDI पे है, तो आपको कहीं भी कोई प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन है सिस्टम। अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करना है आपको बस, सब इंटरकनेक्टेड है, RBI इंटरकनेक्टेड, बैंक के साथ भी जो EBRC आती है उसकी कॉपी RBI को जाती है, सब जगह शो होती है कोई ना। बिल्कुल बिल्कुल। शिपिंग बिल की कॉपी जाएगी RBI के पास, DGFT में जाएगी, तो उनको नंबर देखना है आपका, नंबर से उनको आप कॉपी भी क्या वो नंबर से चेक कर लेंगे हमारे रिकॉर्ड में, बस ठीक है, आपके अकाउंट में जो अकाउंट डिटेल होगी ना आपकी वहां ट्रांसफर हो जाए, ये अच्छी बात है। अगर ये नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे? अगर ये कमियां होंगी तो किसी ने कंप्लेंट कर दी तो वैसे ही नीति आयोग वगैरह फिर किस लिए बैठे हैं, इसी काम के लिए बैठे हैं ना। तो इसमें जनरली मैंने देखा एक्सपोर्ट लाइन में ना ज्यादा अब इतने पंगे नहीं है, भागना नहीं पड़ता, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने जनरली लोग यही जितने भी लोगों से बात होती है कहते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट करना बड़ा आसान है आज की तारीख में, और कंप्लेंट होने पे जो कंसर्न बंदे हैं सुनवाई भी है, उनको ऑब्वियस बात है, ऑनलाइन सिस्टम है, सब चेक कर सकते हो आप, कोई भी बंदा। वो अच्छा चीज है। कस्टम के कितने लोग बड़े बड़े लोग फंस गए पहले, अब तो खैर होते ही नहीं ऐसे केस, बहुत कम होते हैं, पहले तो बहुत होते थे, अब वो पता ही है। अब तो ई-फाइलिंग में भी डिफरेंट करते हैं ना, अगर मेरी शिपमेंट बॉम्बे है तो इट इज नॉट कि भी मेरा बॉम्बे वाला ही कस्टम एजेंट अप्राइज करेगा, मे बी वो पानीपत वाला करे, जो भी होगा कोई भी कर सकता, हाँ हाँ, जहाँ पे सिस्टम में आप सेल्फ में भी कर सकते हो, एज ए सेल्फ में भी कर सकते हो, सेल्फ फाइलिंग। आप शिपिंग बिल को सेल्फ फाइलिंग पहले CHA करता था, अब सेल्फ में भी कर सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए ना तो थोड़ा सेटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए CHA हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि CHA को नॉलेज होती है, उसको कस्टम्स की पूरी नॉलेज होती है, उनको बात करना आता है। जैसे आप जज के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हो, हालांकि रूल वहां भी है, आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, पर जज को ना आपकी बात समझ में आएगी ना आपको जज की बात समझ में आएगी, इसलिए वकील बीच में चाहिए होता है। ऐसे ही कस्टम डिपार्टमेंट से डील करने के लिए आपको CHA हो बीच में तो अच्छी बात है। टेक्निकल वर्ड्स, हाँ, CHA का रेट तो बड़ा कम होता है क्लियरेंस के लिए, क्लियरेंस और सर्टिफिकेट बड़ा 3-4 हज़ार। हाँ नहीं वो तो उनके तो फिर उनका तो उन्हें देखा है तो उनको साइन ही तो करना है, और करना क्या है, साइन करने के 3-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं बंदे को, उसने एक एग्जाम दिया है कस्टम का, बस यही तो है, CHA का लाइसेंस मिल गया और एक साइन करने के 3-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उससे ये नोटरी वाले को नहीं मिलते इतने। मुझे अपडेट रहना भी उसके लिए जरूरी है। हाँ हाँ पढ़ना और नई रेगुलेशंस क्या मैं आपने एक चीज और भी तो बोली है, डोंट बी जैक ऑफ ऑल, सबसे हाँ सही, नहीं एक्चुअली तो बात सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सुपरमैन नहीं बनना। नहीं वो तो देखो है ही, मतलब जिस पार्ट का जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसको यूज करो आप, उसकी सर्विसेज बस आज के ज़माने में यही है जी, अब सारा कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा ये हो गया, अब MEIS भी हो गया। आप, मेरा मतलब कहने का ये है कि आप इस वाले ट्रेड पोर्टल पे बहुत डीप में जा सकते हो, अगर आप FIO के मेंबर हो तो और ज़्यादा डीप में जा सकते हो।
ये तो फ्री वाले सोर्सेज हैं। और जीएसटी, एक्सपोर्ट में जीएसटी होता ही नहीं है वैसे तो। पर आपको रिफंड चाहिए होता है। जो सामान आपने लिया है उसका रिफंड लोगे ना आप। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये जीएसटी रेट है। ये दो कोड है, दोनों कोड का रेट। अगर कॉटन का हैंडलूम दरीस कोयर की अगर है तो जीएसटी रेट 5% है। ये आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको। ये जीएसटी रिफंडेबल है, ठीक है। रिफंडेबल क्या, आपको देना ही नहीं है, पर आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसका जो एक्चुअल स्लैब है ये 5% है या 12% है। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे ना तो ये आपको फिगर डालनी है वहां पे, तभी जो रिफंड जब मिलेगा ना आपको इसी के बेसिस पे मिलेगा, राइट। अदर कारपेट्स अदर देन टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। ये लिखिए जीएसटी रेट फॉर विच एचएस क्लासिफिकेशन नॉट अवेलेबल, ये तो खैर अलग होगी। यानी कि आपको ये बताया कि ये आइटम किस वाले स्लैब में आता है जो आपको नहीं पे करना है, एक्सपोर्ट के टाइम पे नहीं पे नहीं करना आपको। सर अगर इंडिया जैसे कि हमने यहाँ बनाया और यहीं पे बेच दिया तो 12% के हाँ हाँ हाँ। जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो वो मेरे को रिम्बर्स हो जाएगा एक तरीके से? नहीं 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 नहीं, आपको पे करना ही नहीं है। पे ही नहीं करना? पे ही नहीं करना, आईजीएसटी बोलते हैं, पे करना ही नहीं है आपको। बट इट इज एज गुड एज पेइंग। आपने पे किया है इसलिए बताया है, मतलब आपका स्टेटस। जैसे मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से लिया तो उसने तो मेरे को 5% या 12% का बिल देगा। हाँ, फिर उसके बाद तो मेरे को रिइंबर्समेंट लेनी पड़ेगी। हाँ उस केस में लेने में अगर आपने हाँ इसलिए ये इसीलिए बताया गया है एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। आप माल ले रहे हो, ये आपने किया तो ये आपको ये रिफंड मिलेगा, तब नहीं मिलेगा रिफंड, तब मिलेगा। हाँ 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 तब मिलेगा, राइट। अब समझ आई बात। और अगर आप मैन्युफैक्चरर भी हो, जो आपने उसका यान खरीदा होगा तो जीएसटी पे किया होगा, वो सर आपको आईटीसी में मिल जाएगा। हाँ तो उस समय आपने कोई पे तो किया नहीं है एक्सपोर्ट में, तो आपका स्टेटस पेड वाला स्टेटस दिखाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप तो पेड है क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट किया, तो आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो पेड वाले मिलते हैं। जो पे करता है उसको जो बेनिफिट मिलते हैं ना वही आपको मिलेंगे। वो इनपुट क्रेडिट का रहेगा ना? हाँ इनपुट आईटीसी, पर मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए सिर्फ यही होगा डायरेक्ट। उसने तो डायरेक्ट खरीदा है, उसको उसके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें बहुत से हाँ 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 हाँ, तो उसको वो जो बिलिंग करेगा वो इस आईटीसी कोड के हिसाब से ही करेगा जो बिलिंग करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जब माल खरीद रहे हो, लोकल में जरूरत नहीं है ये, पर एक्सपोर्ट में आपको ये नंबर डालना पड़ेगा 5705 भी डालना पड़ेगा डिस्क। तभी वो 5% में उसकी क्लैरिफिकेशन। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो सिर्फ 4 डिजिट का है ना ये तो। अब आपको डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसके बाद 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आप डिपेंडिंग ऑन कौन सी डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, यही डाल के आपको बिल बनाना है, यही इंफॉर्मेशन। आप माल खरीदोगे आपको आईटीसी जो मतलब आपको रिफंड मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से, ये सारा रिफंड मिल जाएगा आपको। और इसमें ये भी बता दिया कि इतना ही मिलेगा जी, आपको इतना ही मिलेगा, यही बता दिया आपको। कहीं आप ज्यादा मांगो। राइट। तो ये आपको यहां तक तो फ्री है सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको डाटा देखना है, डाटा अगर देखना है, अब क्या करोगे आप? जो फ्री वाला पोर्शन है, आप इसके होम पेज पे जाओगे। आप होम पेज पे जाने के बाद आप यहां पे जाएंगे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए यहां पे। तो आपको जर्मनी अगर सूट कर रहा था, फर्ज करो जैसे, अब इस स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने देखा कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं ना 87 कंट्रीज, देख रहे हैं आप 87 कंट्रीज का डाटा है, और टॉप कंट्रीज ये हैं जो इंडिया से इंपोर्ट करती है माल। अब आपने जर्मनी ढूंढा था, जर्मनी पे क्लिक करोगे आप, अगर आपको सूट कर रहा था, 8% ड्यूटी थी, पर जर्मनी बड़ी मार्केट है, वॉल्यूम ज़्यादा होने, अगर आपकी डिटेल लिए कहती है तो आप देखो कि जर्मनी जो है, ये कोड नंबर क्या था आपको याद है ना, क्या था हमारा? नहीं, स्टार्टिंग वाला 57 ना। अब 57 हो जाइए, देखिए 57। अच्छा, अब देखिए यहां पे आप थोड़ी सी गड़बड़, पता क्या है, ये टॉप कैटेगरी है सारी जो टॉप इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा 57
इसमें नहीं आ रहा है। अब अगर आप मेंबर होते फियो के तो आप सारे चैप्टर आ जाते आपके। थोड़ा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए फियो का, और आपको डाटा ज़्यादा मिलेगा, है ना। कमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कमोडिटी हैं। ये 2015 में इतना इंपोर्ट किया, 2016 में, 17 में, देख रहे हैं। जर्मनी इज इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर टॉप में नंबर नहीं है इसका 57 का यहां पे। उस केस में आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको यहां से नहीं जाना, आप एक काम और कर सकते हो। यहां पे डालेंगे आप इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, यहां डालेंगे इंटरनेशनल ट्रेड मैप, ट्रेड सेंटर ट्रेड मैप। जैसे यहां पे 87 कंट्रीज का डाटा है ना, वहां पे 213 कंट्री का डाटा है और काफी डिटेल्ड डाटा है। ट्रेड मैप ये उसी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की साइट है। ये देखिए, ये थोड़ी सी आपको ना एक्सपर्टाइज करनी, आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए आईटीसी की साइट है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल है ट्रेड मैप। इसके अंदर सारे चैप्टर आएंगे, आप ढूंढ सकते हो कि किस कंट्री में उस चैप्टर में से आईटीसी के हिसाब से कितना इंपोर्ट किया, किस कंट्री से, वो सारा मैप आ जाएगा। अब हमें देखना है इंपोर्ट डाटा देखना है या एक्सपोर्ट देखना है। नेचुरल बात है, हमें तो इंपोर्ट देखना है कि जर्मनी में कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पे डालेंगे कंट्री भी डाल सकते हैं, यहां पे कंट्री डालेंगे जर्मनी। जर्मनी डाल दी हमने, और प्रोडक्ट है हमारा, तो सर्विस तो नहीं है, प्रोडक्ट है। कंट्री आ गई, सिंगल कंट्री पार्टनर, प्रोडक्ट कोड 54 था, सॉरी 57 लोड कर रहा है अभी ये। कारपेट टेक्सटाइल आ गया, 57 आगे क्या था, 5705 05 आ गया, ये रहा 05 आ गया। जर्मनी आ गया, ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। पार्टनर आप इंडिया नहीं दे रहे, इंडिया से क्या हो रहा है? अच्छा डाल सकते हैं इसमें, इंडिया डाल सकते हैं अगर इंडिया से, हाँ राइट। अगर आपको इंडिया से देखना है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। अब हमने डाल दिया, अब यहां पे हम डालेंगे ट्रेड इंडिकेटर्स, ईयरली टाइम सीरीज। ये पेड है, ये दोनों पेड है सर्विस, राइट। कंपनीज की लिस्ट भी आ जाती है यहां पे, ईयरली टाइम सीरीज, ईयरली डाटा। ट्रेड इंडिकेटर देखते हैं, चलो पहले। ये है ट्रेड इंडिकेटर बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, और जर्मनी में इंपोर्ट है। HS कोड 570205। कारपेट फ्लोर कवरिंग, ये वाला देख रहे थे ना हम। अब देखिए वैल्यू इन 2019 US डॉलर, ये फिगर आ रही है कितने, किसमें, मिलियन में कैसे है, एक मिनट, 1000। तो 1000 का मतलब हो गया 9 मिलियन, $9 मिलियन इन 2019। ये वाला जो है क्वांटिटी इंपोर्टेड 5705, 4206 मीट्रिक टन होगा, पर ये है मीट्रिक टन नहीं होगा, मीट्रिक टन है, राइट। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे, 5708 डिजिट तक जाना चाहते हो, तो फिर वो पेड सर्विस है इसमें भी।
राइट। तो आपको ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, पर सबसे कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं वो या तो ये यूज करते हैं या इंडियन ट्रेड पोर्टल, जहां आपको पूरा का पूरा खाका मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको कोई प्रोडक्ट है उसकी पूरी नॉलेज गेन करनी हो तो ये दो साइट से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये तो एक ट्रेड मैप है, इसमें बहुत और भी कुछ है, पॉलिसीज़ वगैरह भी आ जाएंगी, जर्मन जो गवर्नमेंट है उनकी क्या और पॉलिसीज़ हैं वो डिटेल भी सब मिल जाती हैं। हालांकि उस वहाँ भी मिली गई थी हमें काफ़ी, मेन तो सारी मिली गई थी वहाँ पे। जैसे हमने 5 का सेट बनाया था और फिर आप 5 का सेट और नया बना सकते हो, जैसे हमने उधर एट ए टाइम आप 5 का सेट बना सकते हो इंडियन ट्रेड पोर्टल पे कंपैरिजन के लिए, राइट। उस वाले में आप जर्मनी मत डालो, यूके डाल दो, कुछ और डाल दो, ऐसे 5 का सेट बना लो। तो आपको ऐसे रिसर्च करनी पड़ेगी, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारा का सारा जो तामझाम है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका अभी तक जो मैंने बताया, तो मैंने आपको, मेरा जो एम क्या था, मेरा एम ये था, पर्पज ये था, आइटम पर डिपेंड करता है। कुछ डाटा कई बार कुछ शॉर्ट भी होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अवेलेबल भी, कई बार कुछ डाटा कम मिलता है, कभी ज़्यादा भी मिल सकता है। पर तरीका जो है इसका, मेरा एम था आपको बताने का कि इंडियन ट्रेड पोर्टल जहाँ 87 कंट्रीज का डाटा है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ट्रेड मैप जहाँ पे 213 कंट्री का डाटा है, और यहाँ पे बहुत डीप डाटा है, यानी कि आप 12 डिजिट तक अगर आपके पास अवेलेबल है, कुछ कंट्रीज का अगर 12 डिजिट का भी अवेलेबल है तो वो डाटा भी यहाँ मिल जाएगा आपको। तो 12 डिजिट में तो आपको एग्जैक्ट काफ़ी नियर अबाउट मिल जाएगा आपको कि आपके आइटम में कौन सी आइटम कहाँ पे कितनी इंपोर्ट हो रही है। अगर आपको अपने इस ट्रेडिशनल तरीके से जाना है तो, और अगर ऑनलाइन जाना है, डिजिटल मार्केट के हिसाब से जाना है, उसमें तो फिर आपका ये सारे काम बच जाते हैं, है ना। तो इसमें उसमें आपको इतना तामझाम अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हो आप चाहो तो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ऑनलाइन में भी आपका कहाँ बिकेगा ज़्यादा, है ना। तो आप रिसर्च में यूज हो जाएगा, आपकी डिजाइनिंग में यूज हो जाएगा, आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से आपकी लिस्टिंग भी चेंज हो जाएगी। हाँ जहाँ कहाँ दरी वर्ड यूज होता है, कहाँ कारपेट वर्ड यूज होता है, किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, ये आपको इजी हो जाएगा ना। लेबलिंग है, बारकोडिंग है, सब बिल्कुल नेचुरल बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, हम 3-4 दिन में आपको पूरी चीज तो नहीं बता पाएंगे, पर इन 3-4 दिन में आपका माइंड को हम एक करना चाहते हैं, ब्रॉडर व्यू बनाना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है मार्केट में। और ये आखिरी चीज नहीं है, इसके अलावा भी चीजें होंगी। आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाया जा रहा है, रास्ता आपको थोड़ा खुद ही एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा। तो मेरा आज का जो पर्पस था ना, मैंने इसलिए आज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात इसलिए नहीं करी, मैं चाहता था कि आपको एक ओवरव्यू बन जाए, बेस बन जाए और स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, इस पूरे गेम को समझने की कोशिश करेंगे और एक आधी एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होए, आइडिया होए। अभी कोई जैसे मेरे जैसा आदमी स्टार्ट करता है अपना, तो हर किसी स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा टेक्निकल ऑफिस होता है जिससे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर आइटम की जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसकी एक ईपीसी होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जैसे ईईपीसी, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ऐसे ही प्लास्टिक की प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपैरल की होती है अपैरल एक्सपोर्ट, एईपीसी, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हर आइटम किसी ना किसी काउंसिल के अंदर फिट होता है। आप उसके मेंबर बन जाओ, उसके बिना आपको वैसे भी मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना जितने भी इंसेंटिव है ना, MEIS वगैरह, वो नहीं मिलेंगे। आपका मेंबर होना जरूरी है, आपको मेंबरशिप नंबर लिखना पड़ता है। फिर एक्सपोर्ट में भी आप कस्टमर के साथ भी लिंक करेंगे तो हमें, मैं इसका मेंबर हूँ तो उसका भी एक बेनिफिट, हाँ वो भी बेनिफिट मिल जाता है, और आपको वो एक्सपोर्ट इंक्वायरी भी दे देते हैं और पूरी नॉलेज भी देते हैं। पर नेचुरल बात है, उनकी लिमिटेड नॉलेज होती है, जो भी जितनी भी होती है वो आपको स्वर्ग पाने के लिए खुद ही मरना पड़ेगा, दूसरा तो कोई मरेगा नहीं आपके लिए। वो तो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नौकर हैं, मैं जितनी भी उनकी नॉलेज है, जितना उनको पता है वो बता देंगे, आपको हेल्प कर देंगे, राइट। और उनकी स्कीमें भी होती हैं कुछ गवर्नमेंट की, वो उसके बारे में मैं कल बताऊँ आपको। मैं ईपीसी की भी कुछ स्कीमें होती हैं, MD होती है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस का, गवर्नमेंट के
फंड्स हैं उसमें, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप फॉरेन विजिट कर सकते हो, 50% गवर्नमेंट देगी, इस तरह की चीज़ें हैं तो नए एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इस तरह के जो बातें मैं आपको कल बताऊंगा सारी है, पर मेरा यही था कि आप जो ये EPC वगैरह है ना, इनसे आप एडवांटेज ले सकते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में कुछ हद तक आपको नॉलेज दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात